हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे IC 27 में हेल्थ इंश्योरेंस में चैप्टर 6 जो कि हमारा डेटा प्राइसिंग और रिजर्विंग के बारे में है। इसमें हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा क्या है और हेल्थ इंश्योरेंस के डेटा के कलेक्शन और एनालिसिस कैसे की जाती है। एक्चुरियल फंक्शन क्या है, मतलब एक एक्चुरी का क्या फंक्शन है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में। एक्चुरी क्या होते हैं? जो हमारे प्राइसिंग को डिटरमाइन करते हैं किसी भी पॉलिसी की। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। डेटा इन हेल्थ इंश्योरेंस, किस तरह का डेटा होता है। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस डेटा, भाई कलेक्शन कैसे हो रहा है, उसका एनालिसिस कैसे हो रहा है। और एक्चुरियल फंक्शन इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। सो डेटा क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में? बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अगर मैं हूं तो मेरे पास किस तरह का डेटा है और किस तरह का डेटा होना चाहिए। ठीक है, डेटा ही इज डेटा इज पावर, है ना। इंफॉर्मेशन इज पावर। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड डेटा। तो डेटा जितना एक्चुअल होगा, जितना ज्यादा होगा, जितने सैंपल स्पेस ज्यादा होगी, हमें डिसीजन मेकिंग करने में उतनी ही आसानी होगी। सो डेटा इज वन ऑफ द वाइटल एलिमेंट्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, या किसी भी बिजनेस की बात करें। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में हमारा डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? पॉलिसी का डिजाइन, ठीक है, बिजनेस की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग। अगर हमारा जो डेटा है उससे हम पता करते हैं ना कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा चल रहा है। तो वो प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये डिटरमाइन करते हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है और क्या होनी चाहिए, ये डिटरमाइन करते हैं उस इंश्योरेंस डेटा से। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, एसेट लाइबिलिटी को मैनेज करते हैं। ये सारे हमारे डिपेंडेंट होते हैं हिस्टोरिकल डेटा पे। और डेटा हमारा डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे डिपार्टमेंट्स भी यूज करते हैं एक्चुरियल पर्पस के अलावा। ठीक है, एक्चुरियल पर्पस में तो यूज होता ही है, मगर वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स में भी ये डेटा यूज होता है। जैसे अंडरराइटिंग में वो डेटा यूज होगा। ठीक है, अंडरराइटिंग में कैसे होगा? कोई डेटा आया, सपोज किसी पॉलिसी का डेटा आया, समझिएगा इस चीज को। सपोज आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ए बेच रहे हो, अब अंडरराइटिंग करनी है उसकी। सपोज अभी अंडरराइटिंग में वो देखेगा कि किस फैक्टर्स को लेके इसमें क्या कवर दे रहे हैं आप, क्या सारी चीजें कर रहे हैं। अब डेटा आपके पास इसका हिस्टोरिकल डेटा है, तो आप उसमें उसमें हमें प्राइसिंग बढ़ाने की नीड है, घटाने की नीड है, उसको इस प्रोडक्ट को हटाने की नीड है। सारी चीजें हम इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लेम्स के लिए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या क्लेम्स आ रहे हैं वो देख सकते हैं हम। ठीक है, मार्केटिंग पर्पस के लिए कि हाँ इस अगर ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ज्यादा चल रहा है तो हमें इसकी क्या मार्केटिंग की नीड है या नहीं है, या हम इसको कैसे और चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में। और ये सारे हमारे हेल्थ इंश्योरेंस डेटा के एक तरह के कंज्यूमर्स हुए। कंज्यूमर्स मतलब उस डेटा का इस्तेमाल करके उससे कुछ डिड्यूस करने की जो यहाँ पे बात हो रही है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो TPS होते हैं जो हमारे, ठीक है, वो प्रोसेस करते हैं क्लेम्स को। तो वो भी एनालाइज करते हैं इस डेटा को, और इन रिपोर्ट्स को जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पीरियोडिकली बेसिस पे देती है, तो वो उनको देती है कि प्लान ए में प्रीमियम इतना आया, क्लेम्स इतना आया, क्या रेशियो रहा प्रीमियम इस टू क्लेम्स का, और प्रॉफिटेबल है नहीं है। तो वो सारे डिसीजन मेकिंग के लिए इनको डेटा की नीड रहती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि डेटा की जो इंपॉर्टेंस है वो हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरर के लिए क्या है और बाकी लोगों के लिए क्या है। तो इंश्योरर के लिए अगर हम देखें तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा किसी इंश्योरर के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। इंश्योरेंस में हमारा मैनेजमेंट क्या करेगा भाई? यूज करेगा डेटा एनालिसिस रिपोर्ट्स को जो जनरेट करेंगी भाई एक्सपीरियंस डेटा को एक इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए, और अगर कोई डिसीजन लिया तो उसके करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। ठीक है, कि प्राइसिंग करनी है, प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करना है, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है। इंश्योरर के लिए उस डेटा की ये इंपॉर्टेंस है। एक्चुअरीज, देखिए एक्चुअरीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअरीज के लिए इंपॉर्टेंस है कि वो क्या परफॉर्म करते हैं, फिर रेटिंग और अंडरराइटिंग एनालिसिस करते हैं, एक्सपीरियंस रेटिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं। अब इसके आधार पे वो क्या करेंगे कि एक रेट डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये प्राइसिंग होनी चाहिए। सपोज अब आप बहुत सारे देखते होगा ना पॉलिसी बाजार पे जो एड्स आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, XYZ के जो रेट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रेटिंग करके, ठीक है, उस प्रोडक्ट को क्लासिफाई करके उसकी सेगमेंटेशन करके ऐसे डिड्यूस किए जाते हैं। अब अंडरराइटर्स को कैसे यूज करना है वो डेटा, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है उस डेटा की अंडरराइटर के लिए?
अब अंडरराइटर के पास जब वो डेटा आता है तो वो पैटर्न को स्टडी करता है कि भाई वो डेटा क्या पैटर्न इंडिकेट कर रहा है, कि उस पैटर्न के हिसाब से सपोज कोई पॉलिसी थी, उसमें हमारा प्रॉफिट था, वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। तो अब जब वो रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है, या उसमें क्लेम्स ज़्यादा आ रहे हैं, या उस रिस्क का जो अकरेंस है वो बढ़ गया है, तो वो क्या डिसाइड करेगा कि भाई ऐसे रिस्क को हमें लेना है या नहीं लेना है। तो ये, और लेना है तो हमें उसमें क्या करना है, उसमें प्रीमियम्स को लोड करना है, और अगर हमें लोड करना है या फिर डिस्काउंट देना है, अगर प्रॉफिटेबल पॉलिसी तो हम उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्क के लिए। तो वो डेटा से ही पता चलता है, ठीक है। फाइनेंस के लिए क्या है कि भाई कंपनी की लाइबिलिटीज या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, है ना, और सॉल्वेंसी मार्जिन को हमारे मेंटेन करने के लिए जो रेगुलेटर की सॉल्वेंसी मार्जिन है कि इतनी रखनी चाहिए कंपनीज को, उसके लिए भी डेटा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बेसिकली ये हमारा रहता है इंश्योरर के पॉइंट ऑफ। अब हेल्थ इंश्योरेंस का जो डेटा है वो रेगुलेटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए रेगुलेटर्स का क्या काम होता है, रेगुलेटर्स का ये काम होता है किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी सेक्टर को, सेक्टर का रेगुलेटर होता है ना, जैसे फाइनेंस सेक्टर का रेगुलेटर है या किसी भी सेक्टर का रेगुलेटर है, तो वो क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा कि कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए। इसके लिए उसको क्या, किसकी जरूरत है, डेटा की। तो वो डेटा को क्या करेगी, एनालाइज करेगी ओवरऑल परफॉर्मेंस उस सेक्टर की, और ट्रैक करेगी मार्केट डेवलपमेंट्स को, ठीक है। और पॉलिसीज इस हिसाब से बनाएगी कि सॉल्वेंसी मार्जिन भी उसके इफेक्ट ना हो। फाइल एंड यूज, जो हमारे फाइल एंड यूज होता है कि पहले प्रोडक्ट को फाइल करो और फिर यूज करो, ठीक है। कस्टमर एजुकेशन भी चले उसमें और अवेयरनेस वो क्रिएट कर सकें। मतलब रेगुलेटर्स की अपना एक फंडा है, एक अपना एक तरीका है किसी भी सेक्टर को डेवलप करने का। बेसिकली हम रेगुलेटर्स का काम ये नहीं है कि किसी भी इंडस्ट्री या सेक्टर को कम करना, रेगुलेट करने का काम है। मतलब ग्रोइंग इन अ पॉजिटिव वे। एंड सारे जो कंपनीज हैं वो एक प्रॉपर दुकान तो है नहीं, ठीक है, दुकान तो है नहीं, हमें क्या करना है, इस पूरे सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को चलाना है। तो उसके लिए आपकी जो पॉलिसीज हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी पॉलिसीज हैं, उनको फ्रेमिंग उस हिसाब से होनी चाहिए कि सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी इस डेटा का क्या इस्तेमाल करेगी, वो मिनिस्ट्रीज को जाता है वो डेटा, वो देखती है कि कौन सी बीमारी, अच्छा लोगों में पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, ओके। दूसरा, मलेरिया फैल रहा है, आपका टाइफॉइड ज्यादा चल रहा है, XYZ ज्यादा चल रहा है, तो वो क्या करेगी भाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या आरोग्यश्री जो भी है, इनमें वो इन पर्टिकुलर चीजों को इंक्लूड कर लेगी, इन पॉलिसीज में इंक्लूड कर लेगी कि हाँ ठीक है, ये भी हमें इंक्लूड करने की जरूरत है। हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है कि इस डिजीज का बर्डन है या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें मतलब प्रमोट कर रहे हैं कि हमें ये पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। अब टीपीएस के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि भैया अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि भाई क्लेम सेटलमेंट कैसे हो रहा है। हमारे पास 100 पॉलिसीज आई, ठीक है, उन 100 पॉलिसीज में हम कितनों को क्लेम दे पा रहे हैं और नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि एक पॉलिसी होल्डर जब प्रीमियम देता है तो उसका मानस ये रहता है कि जब मेरे को उस क्लेम की जरूरत पड़े तो कंपनी मेरे साथ खड़ी रहे, ठीक है। कंपनी मतलब मेरा जेब से पैसे नहीं लगे, और पॉलिसी मेरे लिए फ्रूटफुल तो तभी है ना, व्हेन आई एम टेकिंग अ पॉलिसी एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ नीड, इन टाइम्स ऑफ नीड मेरे पास वो पॉलिसी को यूज मैं कर सकूं, ठीक है। तो टीपीएस के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना रहा, ठीक है, प्रायर ऑथराइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, और अपने बिजनेस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोसेसिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे जो भी आउटलायर्स हैं उनको अलर्ट करने के लिए हम टीपीएस इस डेटा को यूज करता है। अब टीपीएस का रोल क्या होता है, अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पॉलिसी होल्डर जो टीपीए का रोल होता है वो क्या होता है, देखिए पॉलिसी होल्डर का डेटा इंश्योरेंस कंपनी के पास किस फॉर्म में जाता है, पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास भी उसका इंफॉर्मेशन रहती है। अब टीपीए क्या करता है, टीपीए अब इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है उसने मल्टीपल टीपीएस बना रखे हैं, यहाँ पे हम सिंगल की बात करें तो टीपीए को कमीशन देती है, टीपीए उससे कमीशन देता है और टीपीए मैनेज करता है। टीपीए मैनेज करता है, पॉलिसी होल्डर का डेटा टीपीए के पास जाता है और टीपीए
जब भी पॉलिसी होल्डर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सर्विस लेता है, समझिएगा इस चीज को, ये पूरा ये जो बना हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, कि एज अ पॉलिसी होल्डर मैं कभी एडमिट हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सर्विस ली। सर्विस लेने के बाद प्रीमियम मैं किसको दे रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा हूँ, उस प्रीमियम से कमीशन जा रहा है टीपीए को। अब पॉलिसी होल्डर जब सर्विस ले रहा है तो वो डेटा जा रहा है टीपीए के पास, और टीपीए चेक कर रहा है कि हाँ इसका प्रीमियम आया था, मुझे कमीशन मिल रखी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास इसका डेटा है, मतलब वो यूज कर सकता है। तो अब पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करना, उसके बाद रीइंबर्समेंट करना या कैशलेस देना, ये हमारा टीपीए का काम है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल कैशलेस पॉलिसीज चल रही हैं, तो टीपीए सक्सेसफुल टीपीए इज द वन दैट प्रोवाइड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ कैशलेस सर्विसेज। ओके, तो कैशलेस सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, मैक्सिमम हमारा टाई अप हॉस्पिटल्स के साथ है, तो उसकी सक्सेस काफी कुछ इस चीज पे डिपेंड करेगी। क्योंकि देखिए बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें हमारा जो कॉस्टिंग है काफी हाई हो जाती है, और हाउस होल्ड सेविंग्स पूरी जा सकती हैं, फिर रिइंबर्समेंट एंड ऑल दैट आर सेकेंडरी, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी शुड फोकस ऑन द कैशलेस सर्विसेज। ओके, तो टीपीए का रोल यही है कि आपको फैसिलिटेट करेगी पॉलिसी होल्डर को विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, कंपनी से उसको कोई लेना देना नहीं है, एक तरह से कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया ये टीपीए, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और इन टाइम्स ऑफ नीड TPA will provide facilitation services to the policy holder and healthcare provider. Okay, अब हेल्थ इंश्योरेंस, जो बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के डेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, डेटा एलिमेंट्स देखिए। डेटा एलिमेंट्स में देखिए, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस जब ले रहे हैं तो डेटा एलिमेंट्स क्या है, टीपीए के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी। देखिए, एक तो रहेगा पॉलिसी टेबल, पॉलिसी डेटा। टेबल होती हैं, 3 टेबल्स होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली टेबल होती है टेबल ए, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी डेटा। पॉलिसी डेटा में हमारा क्या रहता है कि पॉलिसी लेवल इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स उस पॉलिसी में कितने हैं। सपोज पॉलिसी ए है, आरोग्य आरोग्य पॉलिसी है ना, तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने कवर्ड है उस पॉलिसी में, उसका प्रीमियम क्या है, उस पॉलिसी की स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है उस पॉलिसी की, तो पॉलिसी लेवल डेटा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेंबर डेटा। तो मेंबर डेटा में क्या होगा, देखिए पॉलिसी में पॉलिसी की डेटा रहेगी, मेंबर में हर इंडिविजुअल मेंबर का डेटा रहेगा जो उस पॉलिसी में कवर्ड है। इसमें हमारा एज, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मेंबर का सम इंश्योर्ड, जेंडर, रिलेशनशिप विद द इंश्योर्ड, ये सारी मेंबर डेटा रहेंगे, कितने मेंबर हैं उसमें, ये सारा डेटा हमारा मेंबर डेटा टेबल बी में रहता है। क्लेम्स डेटा रहता है भाई, इंफॉर्मेशन ऑन क्लेम्स मेड बाय द मेंबर्स कवर्ड कंटेन्ड इन दिस टेबल। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले पॉलिसी कौन सी है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, फिर उनका क्लेम एक्सपीरियंस, क्लेम डेटा। ठीक है, इसमें रहता है कि भाई डेट ऑफ एडमिशन कब हुआ, डिस्चार्ज कब हुआ, डायग्नोसिस का क्या डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसमें कोड्स रहते हैं, हॉस्पिटल का नाम रहेगा, कितना पेमेंट गया, है ना, और कब क्लेम किया और पेमेंट कब हुई, ये सारी डेटा हमारा क्लेम्स टेबल में रहेगा। नेक्स्ट हमारा है आउटस्टैंडिंग क्लेम्स डेटा। इस टेबल में क्या रहेगा भाई, कितना हमारा आउटस्टैंडिंग क्लेम अमाउंट at the beginning of the financial year and at the close of financial year and total amount paid during the year in aggregate, ये सारा हमारा डेटा रहता है आउटस्टैंडिंग क्लेम्स डेटा में। ये हमारी एक टेबल्स रहती हैं जो हमारे इंश्योरेंस डेटा एलिमेंट्स में रहती हैं, बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस डेटा एलिमेंट्स में रहती हैं, और इससे हम बहुत सारी चीजें डिड्यूस करते हैं। जो हमने इससे पहले बात की, ये सारा टेबल्स का डेटा कौन यूज करता है, बहुत सारे गवर्नमेंट यूज करती है, स्टेक होल्डर्स और भी यूज करते हैं, हमारे प्राइसिंग के लिए यूज होता है। एक एक करके हम बात करेंगे, तो ये रहेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग की। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग से हम डेटा माइनिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो डेटा वेयर हाउस क्या है, डेटा वेयर हाउस एक रिपोजिटरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा रहता है। उसको रखने की कारण ये है कि हम रिपोर्टिंग कर सकें और उसके बाद टाइमली उसका एनालिसिस कर सकें। वो डेटा वेयर हाउस क्या करेगा, उस डेटा से हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग को फैसिलिटेट करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि ये पर्टिकुलर हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क कर रहा है कोई पॉलिसी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो कोई पॉलिसी कैसे परफॉर्म कर रही है इसके बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, कोई जो मेंबर्स हैं उनका क्या बिहेवियर रहा है,
उस मेंबर डेटा से हम क्या जान सकते हैं कि फीमेल्स का क्या बिहेवियर रहा है, मेल्स का क्या रहा है, किस एज ग्रुप के ज्यादा हमारे जो क्लेम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, है ना। तो एन एक्सपेंडेड डेफिनेशन क्या डेटा वेयर हाउसिंग की, भाई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स रहते हैं जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें और लोड कर सकें डेटा को किसी रिपोजिटरी में, और मैनेज कर सकें लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब बहुत सारा जो डेटा है उसको हम मैनेज कर सकते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के जरिए। अब डेटा वेयर हाउसिंग के जो बेसिकली एसेंशियल कंपोनेंट्स हुए वो क्या है कि भाई हम डेटा वेयर हाउसिंग यूज कब कब आएगी, आपने डेटा वेयर हाउस बना लिया, बट वो यूज कब आएगी जब हम रिट्रीव कर सकें और एनालाइज कर सकें डेटा को, हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें उस डेटा को और लोड कर सकें। भाई ये नहीं कर पा रहे हो तो डेटा वेयर हाउसिंग का क्या यूज है। हम मैनेज कर सकें डेटा डिक्शनरी को, हमें बार बार मतलब उसको बनाना नहीं पड़े, ठीक है। स्टोर कर सकें डेटा जो कि डिफरेंट फॉर्मेट्स में आया, जैसे एसक्यूएल, एमएस एक्सेस या कोई भी डेटा सॉफ्टवेयर को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। गुड डेटा वेयर हाउस क्या करेगा भाई, क्या 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 कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यूजर को कि भाई वो डेटा को एक्सेस कर सके डिफरेंट लोकेशन से। मैं अपने घर से अपना लैपटॉप से सपोज ऐसे समझिए जीमेल है, तो जीमेल कहीं पे भी हो सकता है, बट मैं अपने लैपटॉप में जीमेल खोलता हूँ, मैं ऑफिस के लैपटॉप में भी खोल सकता हूँ, मैं साइबर कैफे में भी जाऊंगा तो चीज तो मुझे सेम ही दिखेगी ना, तो कहीं ना कहीं वो डेटा डेटा स्टोर हो रहा है। तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूजर टू यूज access data from different locations, perform basic and advanced data validation। अब डेटा वैलिडेशन का क्या मतलब हुआ, डेटा वैलिडेशन का मतलब ये हुआ कि मैं कुछ ऐसा एंटर कर रहा हूँ डेटा, सपोज नाम है, नाम में मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ तो नहीं देना चाहिए उसको, तो बेसिक एडवांस डेटा वैलिडेशन टेक्निक्स भी उसमें यूज होनी चाहिए, जिसमें नंबर है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए तो 10 डिजिट ही जाए, ठीक है। कैप्चर एंड स्टोर द डेटा इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल इंश्योरर इंश्योरर का नाम, ठीक है, सिटी का, हॉस्पिटल का नाम, उसको कोड करके रखिए, ठीक है, या ड्रॉप डाउन मेन्यू में रखिए स्पेलिंग एरर्स के लिए। भाई मान लो एंट्री करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी तो नॉलेज और स्किल सेट एक जैसा नहीं है। सपोज किसी ने XYZ हॉस्पिटल डाला, किसी ने मान लीजिए राम हॉस्पिटल डालना था, तो राम कोई RAM डालेगा, कोई RAMA डालेगा, तो वो हमारा चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो इसमें क्या बताया कि ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेंगे तो हमारा स्पेलिंग एरर्स या वेरिएशन स्पेलिंग में नहीं होंगे। आर्काइव हिस्टोरिकल डेटा इन की पीरियोडिकल बैकअप, सही बात है। सपोज हमें को 2012 ऐसे समझिए, 2020 में आया था ना, 19 में कोविड-19 आया था, अब 2019 से पहले का डेटा और 2019 के बाद का डेटा, दोनों में क्या होगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। 2019 से पहले हो सकता है कि हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे चल रहा हो, लेकिन 2019 के बाद जब कोविड आया तो एकदम ऐसे बढ़ गया कि कम टाइम में हमारा जो हेल्थ के क्लेम्स है वो बढ़ गए, ऐसे करके बढ़ गए। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूजर टू द जनरेट रिपोर्ट्स एंड दैट आर यूजफुल फॉर एनालिसिस एंड गिवन, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई टॉप मैनेजमेंट अपना व्यू क्रिएट कर सकता है, रिव्यू रिव्यू ले सकता है। कीप यूजर इंटरफेस इजी टू नेविगेट सो दैट नॉन टेक्निकल पर्सन, भाई आज की डेट में एक 10th क्लास का, 12th क्लास का बच्चा, इवन कोई भी, ठीक है, गांव वाले भी यूट्यूब चला लेते हैं, क्यों, इट इज इजी टू नेविगेट, ओके, एंड दे कैन यूज इट फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस पर्पस, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस डेटा, तो उसका क्या हमें यूटिलिटी है कि क्यों हम क्या क्या चीजें हम उसमें रखेंगे। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस डेटा, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, क्या डेटा हम इसमें देखेंगे, रिटर्न प्रीमियम के बारे में, अर्न प्रीमियम के बारे में, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्रुप साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। उसके बाद क्लेम्स की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, क्लेम का एनालिसिस करते हैं, सम इंश्योर्ड वाइज देखते हैं कि भाई सम इंश्योर्ड का क्या एनालिसिस है, कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ज्यादातर बिक रही हैं, कितने की नहीं बिक रही हैं, उसमें क्या हमारा क्लेम आ रहा है। क्लेम्स एनालिसिस बाय एज बैंड, किस एज बैंड के लोगों का क्लेम ज्यादा आ रहा है। क्लेम्स एनालिसिस बाय जोग्राफिक लोकेशन, किस, ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सिटी से ही हमारे ज्यादा क्लेम्स आ रहे हैं। क्लेम्स बाय हॉस्पिटल, कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल तो नहीं ज्यादा क्लेम दे रहा है, या कोई भी, मतलब कौन से मतलब पॉलिसीज यूज हो रही हैं। पेमेंट ड्यूरेशन एनालिसिस, कितने दिन में हम पेमेंट कर दे रहे हैं। इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, IBNR एनालिसिस करते हैं, भाई इनकर हो गया लेकिन रिपोर्टिंग बाद में आ रही है उसके लिए। एनालिसिस बाय डायग्नोसिस ग्रुपिंग एंड प्रोवाइडर नेटवर्क एनालिसिस, तो ये सारी चीजें हमारे हम करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एक्चुरियल फंक्शन की, कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में एक एक्चुरी का क्या फंक्शन होता है। तो एक्चुरियल फंक्शन क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में? देखिए, एक्चुरियल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एक्चुरी डिपार्टमेंट होता है, वो हमारे दो मेजर टास्क होते हैं, उसको पूरा करता है। एनी बिजनेस विच इज फ्लरिशिंग, जो ग्रो कर रहा है, उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कि जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है वो क्या करेगा, उसका प्रीमियम कैलकुलेट करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो उसका प्रीमियम कौन बताएगा कि सपोज ये प्रोडक्ट है, ये 10 रुपए में बिकना चाहिए, 20 रुपए में बिकना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये काम होता है एक्चुरियल डिपार्टमेंट का, एक्चुरी का, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर ईच प्रोडक्ट, और टू कीप द रिजर्व फॉर द पॉलिसीज सोल्ड, हमने 100 पॉलिसीज बेची तो एक रिजर्व हमें कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, कि अगर क्लेम आता है तो हमारी लाइबिलिटी, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ दैट लाइबिलिटी इज ऑल्सो अश्योर्ड। उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, एक रिजर्व रखना पड़ता है पॉलिसीज जो हमने बेची हैं उसके अगेंस्ट। तो एक्चुअली क्या करते हैं, हमें ये दोनों चीजों को पूरा करने के लिए वो क्या क्या चीजें करते हैं, एक्सपेंसेस को एनालाइज करते हैं, कि आप कोई पॉलिसी बेचने के लिए क्या एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या एक्सपेंस करेंगे, ये सारी चीजें वो एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करते हैं मूवमेंट ऑफ पॉलिसी, सच एज रिन्यूअल कैसे हो रहा है, जो पॉलिसीज बेच दी अगले साल उनका रिन्यूअल कैसे है, उनमें से कितनी पॉलिसीज कैंसिल हो रही हैं इन द मिड, है ना। तो ये सारी चीजें वो स्टडी करते हैं। एसेट लाइबिलिटी की मॉडलिंग करते हैं वो, ठीक है, कि हमारा एसेट शुड बी ग्रेटर देन लाइबिलिटी, ठीक है, तभी आप कभी एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। एसेट्स आपके पास होंगे तभी तो लाइबिलिटी, 100 रुपए आपके पास एसेट है, 500 रुपए आपको उधार चढ़ा हुआ है, तो लाइबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एनालिसिस फॉर मॉडलिंग कस्टमर बिहेवियर, भैया फ्रॉड और रिन्यूअल का क्या केस सिनेरियो है वो एनालाइज करते हैं। अब देखिए, एक्चुरियल फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुरियल टेक्निक्स क्या है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में पहली बात तो एक्चुरियल टेक्निक्स हमारे 4 सब्जेक्ट्स को मिला के बनाई गई हैं, ब्लेंड है हमारे 4 सब्जेक्ट्स का। स्टैटिस्टिक्स होगा उसमें, मैथमेटिक्स है, फाइनेंस है और इकोनॉमिक्स है। एक्चुअली को क्या करना होता है, बेसिकली हमें फ्यूचर लाइकली एक्सपीरियंस बताना होता है, पास्ट डेटा को देखा उसके हिसाब से बताया कि फ्यूचर में ये होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इसके लिए बेसिकली यूज की जाती हैं, कि अगर कोई बिहेवियर है तो वो सपोज ये सेल्स हैं तो ऐसे फिर थोड़ी गिरती हैं, फिर थोड़ी बढ़ती हैं, फिर गिरती हैं, फिर बढ़ती हैं, फिर गिरती हैं, फिर बढ़ती हैं। बेसिकली क्या है, ये एक पैटर्न बना रही हैं, तो उस पैटर्न को स्टडी करना, एक पैटर्न के अंदर पैटर्न को स्टडी करना, ठीक है। सपोज ये ग्रोथ कर रहा है, ये गिर क्यों रहा है, हो सकता है कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, हमने यूज किया तो हर बार बारिश के मौसम में वो कम बिकता है, ठीक है, उसके बाद वो फिर बिकना शुरू होता है, बीमार पड़ते हैं लोग तो फिर लोग खरीदते हैं। ऐसी स्टैटिस्टिक्स, ऐसी टेक्निक्स वो यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स का क्या यूज है? इकोनॉमिक्स का यूज है कि भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, देखिए 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। अब इकोनॉमिक्स तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, बट 2 फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो लेवल फैक्टर्स और एक मैक्रो लेवल फैक्टर्स। माइक्रो लेवल फैक्टर्स किसी के बस में हो सकते हैं, बट मैक्रो लेवल फैक्टर्स आपके बस में नहीं है। तो मैक्रो लेवल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो एज एन इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करें। इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है, ये जो पॉलिसी रेपो रेट, ये सारी चीजें क्या मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो फैक्टर्स के एजम्पशन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है, इस पे इसकी स्टडी करेंगे, उनका क्या इंपैक्ट होगा। फाइनेंस और मैथमेटिक्स क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्चुअल फंक्शन की बात करेंगे तो प्राइसिंग का है, फंडामेंटल्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग एक एक्सरसाइज है जो कंपनी के एक्चुअरीज करते हैं, जिससे कि क्लेम्स देने के बाद भी आपका एक डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट मेंटेन रहे, एक्सपेंसेस देने के बाद भी आपका जो पोर्टफोलियो है पॉलिसीज का वो प्रॉफिटेबल रहे। इसके लिए ये जरूरी है कि हम हर प्रोडक्ट की प्राइसिंग एक वायबल तरीके से करें, एक उसकी टेक्निकल तरीके से करें, एंड हमारा जो कंपनी है वो लॉस में ना जाए। सो एक एनालिसिस इसके लिए जरूरी है कि पास्ट डेटा को हम एस्टिमेट करें, एक एवरेज क्लेम पेमेंट पर पॉलिसी क्या रही इसको एनालाइज करें, उसके बाद हम प्रीमियम्स को उस हिसाब से सेट करें, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट लेवल्स के लिए, एज, सम इंश्योर्ड, ज्योग्राफिकल एरिया, जिसके हिसाब से प्रीमियम को सेट किया जाए कि ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर इनपुट की वजह से हाई होना चाहिए,
इस पर्टिकुलर इनपुट की वजह से लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रीमियम इम्पैक्ट होता है उसको हम कहते हैं रेटिंग फैक्टर्स। तो बेसिकली रेटिंग फैक्टर्स को कौन यूज करता है? एक्चुअरीज यूज करते हैं। आइडियली जो प्रीमियम रेट्स है वो हमारे सारे ही रेटिंग फैक्टर्स के लिए हम प्रीमियम रेट सेट कर सकते हैं, बट हमारा जो एक्चुअल प्रीमियम प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, हर फैक्टर को अगर आप प्रीमियम में लाने लगेंगे तो आपकी जो प्राइसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए मोटे मोटे जो फैक्टर्स हैं जो सब में कॉमन है, जो सब में ही रहेंगे। अब सपोज आप किसी फैक्टर की प्राइसिंग कर रहे हो और वो फैक्टर बहुत ही लाखों करोड़ों में एक है, वो फैक्टर एक आदमी के पास है वो फैक्टर, तो उसकी प्राइसिंग आप करेंगे और उसका प्रीमियम सबसे नहीं ले सकते ना। प्रीमियम का मतलब है कि आप जनरलाइज करते हैं प्रीमियम को जनरलाइज करने का मतलब हुआ प्रीमियम रखते हैं कम और फैक्टर्स ऐसा लगाते हैं जो सब में मिले और उसकी प्राइसिंग करते हैं, और सबसे 100 लोगों से आप प्रीमियम लेते हैं। मान लीजिए 100 लोगों से आप प्रीमियम ले रहे हैं, तो 100 लोगों में जो कॉमन चीज होगी सब लोग उसी का प्रीमियम देना चाहेंगे ना, अपनी एज को लेके, अपने सम इंश्योर्ड को लेके, हेल्थ फैक्टर्स को लेके देना चाहेंगे। बाकी चीजों के बारे में हम क्लेम मतलब प्रीमियम को सेट करते समय इग्नोर कर सकते हैं। तो आइडियली जो प्रीमियम रेट्स हैं वो कैन बी सेट फॉर ऑल द रेटिंग फैक्टर्स, बट हम जो एक्चुअल प्रीमियम प्राइसिंग करते हैं वो लेसर फैक्टर्स में करते हैं क्योंकि मार्केट कंसिडरेशंस और अदर प्रैक्टिकल इश्यूज की वजह से। अब ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम प्राइसिंग किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की करें तो हमें ध्यान रखना है कि भाई हम जो बेनिफिट्स दे रहे हैं उनकी क्या कॉस्ट पड़ रही है। सपोज हम बेनिफिट तो दे रहे हैं 5 लाख का और कॉस्ट ले रहे हैं 2 रुपए, तो क्या ये वाइबल है? 2 रुपए देके एक भी बार 5 लाख रुपए देना पड़ा तो क्या ये वाइबल है? तो वो हमें कॉस्ट ऑफ पेइंग बेनिफिट्स हमें देखना है। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग दी प्रोग्राम, सच एज हमें पॉलिसी इशू कर रहे हैं तो 1-2 रुपए का तो प्रिंट आउट ही लगेगा आपका। एडजुकेटिंग क्लेम्स, ठीक है, कलेक्ट प्रीमियम को कलेक्ट करना, एनुअल स्टेटमेंट भरना, इन सब की भी तो कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो ये भी फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे प्राइसिंग करते समय कि हमारा ये कॉस्ट भी लग रही है, क्योंकि ये कॉस्ट की कोई भरपाई कौन करेगा फिर? अगर हम हर चीज हमें जब प्राइसिंग करें तो उसमें इंक्लूड करनी है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दी पॉलिसीज, अब एजेंट्स हैं, ठीक है सर, ये सब चीजें क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं, पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो कमीशन है एजेंट्स और ब्रोकर्स को जा रही है उसकी भी प्राइसिंग कहीं ना कहीं आप छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आप कस्टमर से ही ले रहे हो ना, तो उसकी भी प्राइसिंग इंक्लूड हो रही है। Companies also need to cover their cost of capital and maintain the adequate financial reserves in case costs are higher than expected। अब देखिए अगर कॉस्ट हाइयर हो रही हैं, सपोज पॉलिसीज आपके इशू हो गई, अब कॉस्ट आपकी हाइयर हो रही है, देख रहे हो कि आप क्लेम्स ज्यादा है, कोविड-19 के बाद देखिए हेल्थ क्लेम्स वैसे ही ज्यादा होने लगे हैं, तो आपका कैपिटल भी हमारा बढ़ेगा, मतलब कम होता जाएगा, डिप्लीट होता जाएगा कंपनीज का। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा क्लेम्स आएंगे तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमें ये भी देखना है कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी जो है वो हम कहीं से लेके अगर कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और उसको कंपनी अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं और क्लेम्स दे रहे हैं, तो हमें वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमारे फाइनेंशियल रिजर्व्स रहें अगर कॉस्ट बढ़ती जाए एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो वो कैसे होता है ये भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लेम रिजर्विंग के बारे में, ठीक है। तो क्लेम रिजर्विंग क्या होता है? क्लेम रिजर्विंग जब हमने एक पॉलिसी ली, सपोज ये एक पॉलिसी थी, ये मैंने सेल कर दी, ये कस्टमर को मैंने पॉलिसी सेल कर दी, अब इसके बीच में क्या आएगा? क्लेम आएगा। अब पॉलिसी होल्डर क्या दे रहा है? प्रीमियम दे रहा है, प्रीमियम दे रहा है 100 रुपए, पॉलिसी ले रहा है 5,000 की, तो सपोज एन नंबर ऑफ पॉलिसीज है, 1,000, 2,000, 5,000, कितने भी हो सकता है। अब क्या करेगा भाई? फ्यूचर में क्लेम आ सकता है ना, तो लाइबिलिटी एक अकर हो सकती है, तो उसके लिए हम जो प्रीमियम ले रहे हैं उसका कुछ पोर्शन क्लेम रिजर्विंग में हमें डालना पड़ेगा, और इंटरनल मैनेजमेंट और स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग में हमारा ये कैलकुलेशन होता रहता है कि भाई क्या लाइबिलिटी हमारी भी चल रही है, करंट लाइबिलिटी कितनी चल रही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी चल रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे एक्चुरियल मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है, रिजर्विंग और कैपिटल वो लाइबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इसके लिए जो क्लेम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो एक रिजर्व को सेट असाइड कर देता है, ठीक है। जैसे ही हमारा एक क्लेम आया, इंटीमेट हुआ, तो उसको दिया नहीं आपने, उसके लिए आपने कैपिटल रिजर्व कर ली, इसको हम बोलते हैं क्लेम रिजर्विंग।
ठीक है, कैपिटल रिजर्व कर ली कि इतना क्लेम इसका बन सकता है, मिनिमम आपने इतना कर लिया। एक्चुअल क्लेम जो सेटलमेंट के टाइम पे वो ज्यादा और कम हो सकता है, लेकिन कुछ आपको रिजर्विंग करनी है फॉर एवरी क्लेम केस टू केस बेसिस पे जब भी वो अकर हो, जिससे कि एक्चुअल स्थिति में एज ऑन डेट हम ये डिटरमाइन कर सके ये एक्चुअल लाइबिलिटी, इतनी लाइबिलिटी हमारी आ सकती है। अब एक्चुअरीज का रोल इसमें बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि भैया बहुत सारे केसेस में हमारे तो इंकर हो जाते हैं बट रिपोर्ट नहीं होते हैं क्लेम्स। सपोज चले गए आपके इसमें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में, जो क्लेम अराइज होगा, सपोज मैंने किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जहां पे मेरा कैशलेस नहीं था, तो वहां पे मेरे को क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? रीइंबर्समेंट की पड़ेगी। तो वो एक तरह का क्लेम इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। भाई इंकर तो हो गया बट रिपोर्ट आप कब करोगे? जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे तब आप रिपोर्ट करोगे कि मेरे को चाहिए, है ना? तो उसके बाद एक्सपेक्टेड एडिशनल पेमेंट, भैया जो हमने किया एस्टिमेट करने का काम भी है उसका, ठीक है, कि क्लेम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का कि भाई रिजर्व वो रखिए, साइड सेट असाइड रखो। और एक्चुअलीज क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग जो करते हैं एक्चुअलीज क्या करते हैं भाई, क्लेम रिपोर्टिंग का डिले पैटर्न होता है कि 30 डेज 20 डेज बाद हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन के 60 डेज बाद हम तक हम क्लेम ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम क्लेम सेटलमेंट पैटर्न को देखते हुए इन नंबर्स पे अराइज कर सकते हैं। तो क्लेम रिजर्विंग बेसिकली कुछ नहीं है, हम हर क्लेम जब भी अराइज होगा उसके लिए एक पोर्शन ऑफ अमाउंट लाइबिलिटी कवर अगर उसका चल रहा है तो रिजर्व करके रख लेंगे, अमाउंट उसका रख लेंगे एज अ कंपनी कि ये क्लेम हमारा आ गया। और इसके लिए सपोज 40,000, आप में से जितने भी लोग कभी एडमिट हुए होंगे तो आप जब भी टीपीए से भी करते हैं तो आपका एक इनिशियल अप्रूवल आता है 40,000 50,000 का आपका अप्रूव होता है, एक फाइनल सेटलमेंट होता है। तो वही है कि 40,000 का अप्रूवल हो गया, अब फाइनल क्लेम ज्यादा भी हो सकता है बट 40,000 आपके लिए वो सेट असाइड कर दी है, 50,000 आपके लिए सेट असाइड कर दिया, दैट इज अ काइंड ऑफ क्लेम रिजर्विंग, है ना, नॉट एक्चुअली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग की, डेटा और मॉडलिंग की। तो डेटा और मॉडलिंग क्या है? बेसिकली देखिए एक्चुअली किस किस टाइप का डेटा यूज करते हैं जिससे कि वो प्राइसिंग कर सकें। तो डिटेल्स होती हैं उनके पास पॉलिसीज की, इंश्योर्ड मेंबर्स की, और क्लेम की डिटेल्स होती हैं, पास्ट एक्सपीरियंस रहता है। तो इससे वो क्या करते हैं? वो प्राइसिंग करते हैं, डेटा सेट्स को यूज करते हैं। अब कोई भी एनालिसिस है वो एक्यूरेटली तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट और कंप्लीट हमें ना मिले, ठीक है। अगर हमारा डेटा ही इनकम्प्लीट है तो जो प्राइसिंग होगी वो भी इनकम्प्लीट होगी। इसके लिए जरूरी है कि हमारा डेटा एक्यूरेट हो और रियल टाइम हो। अगर रियल टाइम डेटा हमारे पास नहीं है, कोई आईवीएनआर क्लेम का केस बन रहा है और हमने नहीं रिपोर्ट किया, तो दैट कुड लीड टू मिसलीडिंग प्राइसिंग बिहेवियर। ओके, so I hope this chapter is very clear and I होप कि आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। इट इज जस्ट अ रिकैप, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बुक्स आर इनडिस्पेंसिबल, यू हैव टू स्टडी बुक, है ना, यू हैव टू रीड, गो थ्रू इट, क्योंकि एग्जाम में लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी से आ रहे हैं। तो आप जब आप पढ़ें तो बुक को जरूर पढ़ें, उसको इग्नोर मत करें। वीडियोस आर जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस, जस्ट फॉर hearing for some time, and that can create a view. Thank you for watching this video. Please like and subscribe the channel. Thank you.